नाम सारसन, मैं आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की बड़ी रिकमेंडेड पार्ट 2 था। हमने पहले कुछ दिनों कल आई थिंक मतलब कुछ दिनों हमने पहले किया था पार्ट 1 इसका ट्रूथ ऑफ 93,000 सोल्जर सरेंडर ऑफ पाकिस्तान। तो इस पर फारिस भाई ने इल्ज़ाम, ये बड़ी पुरानी वीडियो लेकिन आज रहमतुल्लाह का भी यही बयान है कि ये 93,000 नहीं थे, हालांकि पार्टी इसको पढ़ चुकी है। फिर भी वीडियो देखते हैं, इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले कर चुके हैं। मज़ीद इसके ऊपर कितने सबूत देने वाले हैं लोग साहब, बड़ी शानदार वाली वीडियो आप देखिए, हम भी देखते हैं, फिर इस पर बाद में बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। 71 की जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय फौज के आगे सरेंडर किया था या नहीं, इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। पार्ट 1 वीडियो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो चलिए PNMM रिएक्शन वाले फारिस भाई के बाकी बचे हुए दावों की हकीकत देख लेते हैं। तो फारिस भाई के दावों और उनके काउंटर में अपने सबूत पेश करने से पहले मैं दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि मेरे पास हुमदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट की अंग्रेजी कॉपी आ गई है। डिफेंस डिटेक्टिव के एक दर्शक ने हमें वो कॉपी भेजी है और उस रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि पूछिए मत। कई सारे वीडियो को बनाने का मसाला इस रिपोर्ट में मौजूद है, लेकिन आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूं 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की, और ये उसका पार्ट 2 वीडियो है। तो हुमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई जगहों पर ये बताया गया है, इस बात के सबूत दिए गए हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में 71 की जंग के वक्त कितने पाकिस्तानी सैनिक थे। तो आपको मेरे इस वीडियो में पूरा तसल्ली बख्श काम मिलने वाला है। तो चलिए फारिस भाई का जो 5वां दावा था 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर को झूठा साबित करने के लिए, वो क्या था, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये स्टेटमेंट है उनकी केसी पेंडेंटियन फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर इन सितंबर 1994 ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन इंडो पाक रिलेशंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली जो हुई। उन्होंने उसमें कहा पीस इज इम्पोर्टेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। वी रिस्पेक्ट द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ द पाकिस्तानी सोल्जर हैड डेमोक्रेसी कंटिन्यूड इन पाकिस्तान। इस्लामाबाद वुड नॉट हैव सफर्ड द debacle resulting in the surrender of its 40,000 military personnel to India in East Pakistan। फारिस भाई, आपने ये लाइनें पढ़ तो दी, लेकिन क्या आपने उस वक्त ये नहीं सोचा कि आप जहां पर ये सब पढ़ रहे थे उसका सोर्स क्या है, उसने कहां से ये लाइनें लिखी? मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं किसी वेबसाइट पर ये लाइनें लिख दूं और कह दूं कि फारिस भाई ने ऐसा ऐसा कहा है, और कोई उसे ही बिना जांचे परखे सबूत बनाकर पेश कर दे कि देखो फारिस भाई ने कहा था और यही सच है। तो ऐसा नहीं होता फारिस भाई। जब बात इतिहास की जाती है, जब बात आंकड़ों की जाती है, तो आपने जो सबूत पेश किए हैं उसका रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी भरोसा होता है कि आप जो बात कह रहे हो वो सही बात है, क्योंकि हिस्ट्री में इसका रेफरेंस मौजूद है। लेकिन आपने ऐसा कोई रेफरेंस दिया नहीं, ये वाली जो बातें आप कह रहे हो। तो चलिए दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि फारिस भाई को ये सारी बातें कहां से मिली। ये जो बातें इन्होंने जो सबूत पेश किए, इसका सोर्स क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। केसी पंत के नाम से ये जो लाइनें लिखी थी वो पूरी की पूरी कॉपी करके मैंने गूगल सर्च पर डाला। अगर कहीं भी इन लाइनों का इस्तेमाल हुआ होगा तो गूगल पर उसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहला सर्च रिजल्ट आया, वो एक वेबसाइट का लिंक था, globalvillagespace.com का। 1 अप्रैल 2017 को ये आर्टिकल इस पर पब्लिश किया गया था। इसमें जो मैंने सर्च के लिए डाला था उससे मैच कर रहा था। इस लिंक पर क्लिक करते ही मैं उस वेबसाइट पर चला गया। देखिए, ग्लोबल विलेज स्पेस की वेबसाइट पर यह है वो आर्टिकल। इसकी हेडिंग है 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने 1971 में सरेंडर नहीं किया था। क्योंकि इस आर्टिकल को पढ़ने लगा तो वो सारे रेफरेंस मुझे यहां मिल गए जिनका जिक्र फारिस भाई ने अपनी वीडियो में किया था, उन्हें पढ़कर सुनाया था।
केसी पंत वाला भी कोट यहां पर था। तो फारिस भाई, जो बातें आपने अपने वीडियो में केसी पंत के लिए कही, जो कोट आपने केसी पंत का दिखाया, उसका सबूत इस वेबसाइट को छोड़कर और कहीं भी नहीं है। इस वेबसाइट के अलावा मुझे इसका रेफरेंस और कहीं नहीं मिला जिससे मैं ये जान सकूं कि हाँ, वाकई केसी पंत ने ये बात कही है। तो अब आप ही बताइए फारिस भाई कि आपकी इन बातों पर या जो आपने सबूत पेश किया उस पर हम कैसे यकीन कर लें कि क्या वाकई केसी पंत ने ये बात कही थी। इसका कोई सबूत नहीं है कि ये बातें केसी पंत ने ही कही थी। तो चलिए अब फारिस भाई बढ़ते हैं आपके आगे के सबूतों पर, जिसमें आपने दो अंग्रेजी नेताओं, मतलब दो अंग्रेज नेताओं की बात की है और उनको कोट किया है। कुछ अंग्रेज भी हैं, जैसे ये यूएस कांग्रेस चार्ल्स विल्सन, और इन 1971 it was certainly not possible for 35,000 Pakistani troops in Dhaka to fight against combined strength of 200 Indian army and more than 100,000 Indian trained Bengali guerrillas. ठीक है, another US Congress, Stephen Soros. Pakistanis are energetic, vibrant and resilient. We must not be misread by 97. It was certainly not possible for the 40,000 odd Pakistani army in Dhaka to fight against much larger Indian army and Indian trained Bengali banners in a hostile territory. ये इनका आगे स्टेटमेंट। सो ये ब्रदर थे इंडिया के रिसर्चर्स। मैंने बाहर के ज़्यादा इसलिए नहीं रखे पाकिस्तानी बुक्स में, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती है ना। फारिस भाई के इस दावे की जांच के लिए मैंने सबसे पहले चार्ली विल्सन का कोट गूगल पर सर्च किया, तो यहां भी मुझे वही globalvillagespace.com का ही लिंक मिला। लिंक को खोला तो फिर से वही आर्टिकल आ गया। इसी में ये चार्ली विल्सन का पूरा कोट है, लेकिन मुझे इसका कहीं और कोई रेफरेंस नहीं मिला। ठीक इसी तरह स्टीफन सोलारस का कोट भी मैंने गूगल पर सर्च मारा, लेकिन यहां भी मुझे इसका मैच सिर्फ globalvillagespace.com पर ही मिला। वहां उसी आर्टिकल में ये मौजूद है। यानी एक बात तो तय हो गई कि फारिस भाई ने जितने भी कोट पढ़कर सुनाए वो सब के सब इसी globalvillagespace.com के आर्टिकल से लिए गए थे। यानी उनका सोर्स यही आर्टिकल हो सकता है। इसी आर्टिकल के कई सारे फेसबुक पोस्ट भी मैंने देखे जिसमें ये पूरा का पूरा आर्टिकल कॉपी किया गया है और दावा वही है कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया था। और इसमें भी सारी वही बातें लिखी हैं जो उस आर्टिकल में लिखी हैं। अब फारिस भाई ने सीधे सीधे globalvillagespace.com से ये बातें उठाई या सोशल मीडिया पर मौजूद किसी और पोस्ट से लिया या फिर व्हाट्सएप पर आया मैसेज ही पढ़कर सुना दिया, ये मुझे नहीं पता। इसका जवाब तो फारिस भाई ही बेहतर रूप से दे सकते हैं, क्योंकि सोर्स तो वही जानते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि इस सब का सोर्स एक ही है, globalvillagespace.com का ये आर्टिकल। वैसे फारिस भाई, आपको ये बताना चाहिए था कि आपने अपने वीडियो में जो सबूत पेश किया है, जो बातें आप पढ़कर कोट करके सुना रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। आपने वो बातें कहां से उठाई हैं, किस सोर्स से उठाई हैं, ये आपको क्लियर करना चाहिए था। अब आपने क्यों नहीं बताया ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसकी एक वजह जो मुझे लग रही है, ये मैं कह नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है, ये वजह मुझे लग रही है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। globalvillagespace.com के इस आर्टिकल की सच्चाई पर मुझे शक हुआ, क्योंकि यहां भी सिर्फ ये लिख दिया गया था कि किसने क्या कहा, लेकिन किसी का भी सोर्स नहीं था। फारिस भाई, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि अगर हम इतिहास के किसी विवाद के सबूत पेश कर रहे हैं तो उसे साबित करने के लिए रेफरेंस जरूर होने चाहिए, वरना बात झूठी साबित हो जाती है और उसकी कोई वर्थ नहीं रह जाती। तो मैंने सबसे पहले ये जानना चाहा कि ग्लोबल विलेज स्पेस की जो ये वेबसाइट है वो है किसकी। बड़ा आसान था पता करना। सीधे इसके अबाउट सेक्शन में चला गया तो देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि ये एलुमनी क्लब ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। इसे 3 ड्रीमर्स ने साल 2017 में इस्लामाबाद के एक स्टोर हाउस में शुरू किया था और अब ये ग्रुप बहुत बड़ा हो चुका है। साल 2017 से कुछ याद आया? 93,000 के आंकड़े को झूठा साबित करने वाला आर्टिकल 1 अप्रैल 2017 का था। यानी साफ था कि इस पूरे मीडिया हाउस की शुरुआत भारत विरोधी काम करने की सोच के साथ हुई थी। भारत के दावों को झूठा साबित करने का काउंटर नैरेटिव तैयार करने के लिए काम होना था और कम से कम पाकिस्तानियों के मन में 93,000 के आंकड़े को तो इन्होंने झूठा साबित कर ही दिया है, क्योंकि किसी भी पाकिस्तानी ने इन दावों की हकीकत जानने की जहमत तो उठाई नहीं होगी, फैक्ट चेक किया ही नहीं होगा कि वाकई ऐसा ही है क्या, कि वेबसाइट पर जो कुछ भी लिखा है क्या ये सच है। सब भेड़ चाल में चल दिए।
फारिस भाई से भी मुझे लगता है कि यही गलती हो गई। तो अब मुझे लग रहा है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि फारिस भाई की बातों का सोर्स क्या हो सकता है, उन्होंने कहां से ये सारी चीजें उठाई। तो फारिस भाई, आपने एक और सबूत पेश किया, वो भारतीय अमेरिकी लेखक हैं शर्मिला बोस। तो उनका काउंटर मेरा क्या होगा वो मैं आपको आखिर में दूंगा, क्योंकि आखिर में जो सबूत दिया ना उससे उसका बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में, जो पाकिस्तानी कमीशन था, उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया है कि पूर्वी पाकिस्तान में कितने पाकिस्तानी सैनिक थे। तो सबसे पहला जो जिक्र आया है वो इस रिपोर्ट के 16वें पन्ने पर है। कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस दिन जनरल नियाजी ने यह बयान दिया था कि ढाका में मेरे दुश्मन मेरी डेड बॉडी पर से ही घुस पाएगा, उसके अगले ही दिन 16 दिसंबर 1971 को विदेशी मीडिया ने खबर दी कि जनरल नियाजी ने सरेंडर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सरेंडर सेरेमनी ढाका रेसकोर्स मैदान में हुई। उनके कमांड में मौजूद सैनिकों ने, जिनकी संख्या, ध्यान दीजिएगा, जिनकी संख्या 73,000 से लेकर 93,000 के बीच थी, उन सब ने अपने हथियार डाल दिए हैं। फारिस भाई, हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में 93,000 के नंबर्स का जिक्र है और इसका आधार विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स बताई गई हैं। फारिस भाई, अब आप शायद ये कह सकते हैं कि ये भी भला कोई सबूत हुआ। ये तो हमदुर रहमान कमीशन ने जिक्र किया है कि विदेशी मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रही है। अच्छा, तो चलिए, अगर आप नहीं मानेंगे इस सबूत को तो मैं आपको हमदुर रहमान कमीशन के कुछ और पन्नों पर जो कुछ भी छपा है ना, वो आपको दिखाता हूं। जो कुछ भी बातें उन्होंने बताई हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में उस समय पाकिस्तानी फौज की तैनाती क्या थी, किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी थी, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि उस वक्त पाकिस्तान की कितनी फौज पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद थी। हमदुर रहमान की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना की कितनी डिवीजन जंग में शामिल थी और वो किन किन मोर्चों पर लड़ रही थी। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सेना की भाषा में एक डिवीजन का मतलब क्या हुआ, यानी कितने सैनिक हुए। पाकिस्तानी सेना का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कम से कम 3 ब्रिगेड को मिलाकर एक डिवीजन होती है और एक ब्रिगेड का मतलब हुआ 3200 से 5,500 सैनिक। ये नाटो के स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, इसमें फेरबदल भी होते रहते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि कम से कम 5,000 सैनिक एक ब्रिगेड में तो थे ही, और कम से कम 3 ब्रिगेड मिलाकर एक डिवीजन हुई, तो इसका मतलब यह हुआ कि 15,000 कम से कम सैनिक एक डिवीजन में थे। वापस आते हैं हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर। इसका 20वां चैप्टर है नैरेटिव ऑफ इवेंट्स इन ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम 21 नवंबर टू 3 दिसंबर 1971। इसमें लिखा गया है कि जिसोरे सेक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी 9वीं डिवीजन की थी, जिसे मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अंसारी कमांड कर रहे थे। अब देखिए डिवीजन में क्या क्या था। 57 नंबर की ब्रिगेड, 107 नंबर की ब्रिगेड, 314 नंबर की ब्रिगेड, यानी 3 ब्रिगेड हो गई। एक डिवीजन पूरा हुआ। इसके अलावा सीएएफ बारसील की इंटरनल सिक्योरिटी टीम, 3 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन, ईपीसीएएफ यानी ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स की 3 विंग्स भी थीं इस डिवीजन में। बोगरा रंगपुर सेक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी 16th डिवीजन पर, यानी ये दूसरी डिवीजन हो गई, जिसे मेजर जनरल नजर हुसैन शाह कमांड कर रहे थे। इनके अंडर में क्या क्या था? 23वीं ब्रिगेड, 205वीं ब्रिगेड, 34वीं ब्रिगेड, 29th कैवलरी और सिविल आर्म फोर्सेस की 5 विंग्स। मोमिन शाही ढाका सेक्टर की जिम्मेदारी थी 36 एक एडहॉक डिवीजन की, जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद। इनके अंडर में 36 ए एडहॉक डिवीजन, 53 ब्रिगेड, 93 ए ब्रिगेड और सिविल आर्म फोर्सेस की 6 विंग्स थी, यानी अब तक 3 डिवीजन हो गई हैं। सिलहट कोमिल्ला सेक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी 14th डिवीजन की, जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल काजी अब्दुल माजिद। इनके अंडर में 27th ब्रिगेड, 117 ब्रिगेड, 313 ब्रिगेड और 202 एक ब्रिगेड। इसके अलावा सिविल आर्म फोर्सेस की 7 विंग्स थी, यानी अब तक हो गई 4 डिवीजन। फेनी चिटगोंग सेक्टर की जिम्मेदारी थी 2 ब्रिगेड्स पर, 53 ब्रिगेड और 91 ए ब्रिगेड पर, जिन्हें बाद में रीग्रुप कर दिया गया 39 ए डिवीजन के साथ, जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल रहीम खान। इनके अंडर में 53 ब्रिगेड, 117 ब्रिगेड, 97 एडहॉक ब्रिगेड, 91 एडहॉक ब्रिगेड, साथ में 2 फील्ड बैटरीज भी थीं, यानी अब तक हो गई 5 डिवीजन। और प्लस सब मिला दें तो सिविल आर्म्ड फोर्सेस की 21 विंग्स भी इन 5 डिवीजन के अलावा थी।
तो फारिस भाई, हमदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट में कुल 5 डिवीजन का जिक्र किया गया है पाकिस्तानी फौज के। तो अगर हम पाकिस्तानी फौज के औसतन 15,000 प्रति डिवीजन सैनिकों की बात करें तो ये सैनिकों की संख्या हो जाती है करीब 75,000। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ना तो एयरफोर्स के सैनिक शामिल हैं, ना इसमें नेवी के सैनिक शामिल हैं, ना इसमें सिविल आर्म फोर्सेस के सैनिक शामिल हैं, और ना ही इसमें रजाकर्स शामिल हैं। अब रजाकर्स क्या थे ये जानने के लिए हमें ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक की किताब विटनेस टू सरेंडर के 105वें पन्ने पर जाना होगा। ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक का परिचय मैं आपको आगे दूंगा क्योंकि ये इस वीडियो के सबसे बड़े सबूत हैं। तो ब्रिगेडियर सलीक ने अपनी किताब में बताया है कि जनरल नियाजी ने जब देखा कि उनके पास जवानों की कमी है तो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग यहां पर आकर रहते थे उनमें से 50,000 लोगों की एक और सेना बना ली थी जिन्हें रजाकर्स का नाम दिया गया था। जनरल नियाजी का टारगेट तो 1 लाख की फौज बनानी थी, लेकिन दिसंबर 1971 तक रजाकर्स की 50,000 की सेना ही बन पाई थी। फारिस भाई, यानी 75,000 पाकिस्तानी जवान और 50,000 रजाकर्स को मिला दें तो संख्या करीब 1.25 लाख की हो जाती है। 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी सैनिकों की सच्चाई तलाश करते करते मुझे एक और किताब मिली। इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ यूएस फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क विद सोयाबीन्स 1862 टू 2017, एक्सटेंसिवली एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी एंड सोर्स बुक। इसे विलियम शुटलेफ और अकीको ओयागी ने लिखा था। यह 3,583 पन्नों की सोर्स बुक है। इसके 2,595 पन्ने पर जब आप जाएंगे तब आपको इसमें पाकिस्तानी युद्धबंदियों के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए, यहां पर 16 दिसंबर 1971 की तारीख लिखी है और यहां पर लिखा गया है कि भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी की अलाइड फोर्सेस ने वेस्ट पाकिस्तान फोर्सेस को जो यहां तैनात थीं उन्हें हरा दिया। इसके बाद जो सरेंडर हुआ वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है 97,000 प्लस युद्धबंदी। फारिस भाई, इसके अलावा एक और सबूत मैं आपको देता हूं। बीबीसी की वेबसाइट पर भी इसका सबूत मौजूद है। इसमें भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक पूरा सेक्शन है। इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। इसमें 1971 की जंग की बात की गई है। इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दिसंबर में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण किया, पाकिस्तानी सेना ने ढाका में सरेंडर कर दिया और उसकी आर्मी के 90,000 से ज्यादा जवान भारत के युद्धबंदी बन गए। फारिस भाई, अब एक और पाकिस्तानी सबूत पेश करता हूं। डॉन न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट पब्लिश की, अ लीफ फ्रॉम हिस्ट्री, शिमला एग्रीमेंट एट लास्ट। यह रिपोर्ट 23 सितंबर 2012 की है। इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यह लिखा हुआ मिलेगा। शिमला एग्रीमेंट की जो बात हो रही है, लिखा है एग्रीमेंट में युद्धबंदियों का जिक्र नहीं किया गया था। दिल्ली में दूसरा एग्रीमेंट साइन होने के 2 साल बाद भारत ने 93,000 से ज्यादा युद्धबंदियों, जिनमें 195 वॉर क्राइम्स के दोषी भी थे, उन सबको भी छोड़ दिया। फारिस भाई, 93,000 का आंकड़ा देख रहे हैं ना आप? यह आपका ही न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान का नहीं है। और तो और पाकिस्तान की सरकार ने तो बाकायदा इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया था जिसमें 90,000 का आंकड़ा लिखा गया था, जिसके जरिए दुनिया को बताने की कोशिश की गई थी कि भारत में युद्धबंदियों के साथ जुल्म हो रहा है। फारिस भाई, अब आते हैं आपके शर्मिला बोस वाले सबूत पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए कि फारिस भाई ने शर्मिला बोस को लेकर और उनकी किताब को लेकर क्या जिक्र किया है, फिर उसका काउंटर सबूत मैं पेश करूंगा। Sharmila Bose, the famous Indian Bengali writer and associate researcher at Oxford University, in her book Dead Reckoning, published in 2011 Assets, उसमें ये लिख रही हैं, It appears that while the total figure in Indian custody is about right, to state the 93,000 soldiers were taken prisoner is wrong. ठीक है, clearly उन्होंने wrong कह दिया, and creates confusion by greatly inflating the Pakistani fighting force in East Pakistan. कि वो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट है उसका, जो एक्चुअल जो उधर फोर्स थी ना, उस वो ये फिगर उससे बहुत ज़्यादा मतलब मैच ही नहीं कर रही जो कोर्ट की हुई है उन्होंने। तो फारिस भाई, अब मैं आपको शर्मिला बोस की ये जो 3 लाइनें हैं इसका मैं सबूत पेश करता हूं कि ये 3 लाइनें ही उनकी किताब से क्यों उठाई गई। क्योंकि जब पूरा पन्ना पढ़ा जाता है ना, जहां पर इसका जिक्र है, इन 3 लाइनों का जिक्र है, वो पूरा पन्ना पढ़ा जाएगा तभी समझ में आएगा
कि शर्मिला बोस ने ऐसा क्यों लिखा। और इसमें लिखने में भी एक चालाकी की गई है कि जो 3 लाइनें आपसे ली गई है ना, वो आपने देखा होगा कि शुरू होंगी इट अपीयर्स, लेकिन बेसिकली ये शुरू होती हैं सो इट अपीयर्स से। और इसका कितना बड़ा असर पड़ा है प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के लिए, ये आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको पूरे पन्ने की लिखी बात समझाऊंगा। तब आप ये बात समझ जाएंगे कि हाँ, ये वाकई सिर्फ 3 लाइनें अपने मतलब के लिए जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं उन्होंने निकाल ली, और उसे पढ़कर तो यही लगता है कि हाँ, वाकई शर्मिला बोस ने ये कहा था। फारिस भाई, शर्मिला बोस की जिन लाइनों की बात आप कर रहे हो ना, इसे चेक करने के लिए मैंने शर्मिला बोस की किताब डेड रेकनिंग मेमोरीज ऑफ द 1971 बांग्लादेश वॉर की किताब में ढूंढना शुरू किया। 174वें पन्ने पर ये लाइनें मुझे मिल गई। यानी आपने जो लाइनें पढ़कर बताई थी वो बिल्कुल सही है। लेकिन फारिस भाई, ऐसा लगता है कि आपने शर्मिला बोस की इन लाइनों को ध्यान से नहीं पढ़ा। इस लाइन की शुरुआत होती है सो इट अपीयर्स से, जिसका हिंदी में मतलब होता है यानी ऐसा लग रहा है। फारिस भाई, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है ऐसा लग रहा है कि भारतीय कस्टडी में जितने बंदे थे उनका आंकड़ा तो सही है, यानी यहां पर 90,000 के आंकड़े की बात हो रही है, वो भारतीय कैद में थे। लेकिन जहां तक 93,000 सैनिकों की बात है कि उन्हें युद्धबंदी बनाया गया, वो गलत है। और इसके जरिए भ्रम फैल गया कि पूर्वी पाकिस्तान में इतनी बड़ी संख्या में सैनिक लड़ रहे थे। तो फारिस भाई, मैं इसको बहुत ज़रा साधारण शब्दों में आपको समझाता हूं। अब हाशिम आपके साथ रिएक्शन वीडियो करते हैं, तो इसके मुताबिक अगर मैं ये कहूं कि ऐसा लग रहा है कि ये हाशिम हैं और यही हाशिम हैं, इन दोनों बातों में फर्क है। और यही फर्क यहां भी है। शर्मिला बोस ने जो बातें लिखी हैं, ये फर्क है। और ये फर्क तभी आपको समझ में आएगा जब आप पूरा पन्ना इसका पढ़ेंगे। इसमें प्रिजनर ऑफ वॉर में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के युद्धबंदी होने की बात कही गई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि इस बयान को किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर जगह जहां भी इसका पब्लिकेशन किया गया इतने ही नंबर बताए गए। आगे के पैराग्राफ में जो लिखा है उससे आप पढ़ेंगे तो बात और भी ज्यादा साफ हो जाएगी कि यह बात इस किताब में क्यों लिखी है। देखिए, यहां पर शर्मिला ने बताया है कि मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या 12,000 थी। फिर जनरल नियाजी ने लिखा कि दिसंबर तक उनके पास 45,000 सैनिक मौजूद थे, जिसमें 34,000 आर्मी के थे, 11,000 सीएएफ के थे। वेस्ट पाकिस्तान की सिविलियन पुलिस थी। 34,000 में से 23,000 इन्फेंट्री के जवान थे, बाकी आर्मर, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स और दूसरी यूनिट्स के थे। इसके बाद लिखा गया है कि 45,000 सैनिक 93,000 में कैसे बदल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल नियाजी। यानी ये पूरा दावा जनरल नियाजी का था, जो उन्होंने अपनी किताब द बिट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में लिखी थी। उस किताब का वही हिस्सा यहां पर शर्मिला बोस ने भी बतौर रेफरेंस पेश किया है। इसमें नियाजी ने यह भी लिखा है कि अगर सारे स्टाफ को मिला लिया जाता तब भी नंबर 55,000 ही होता। तो शर्मिला बोस ने जनरल नियाजी की इसी बात को आधार बनाते हुए लिखा है कि सो इट अपीयर्स, यानी कि ऐसा लग रहा है कि 93,000 वाला आंकड़ा सही नहीं है। अब भारत के इस दावे को झूठा साबित करने वालों ने यही आखिर की 3 लाइनें उठा ली। तो फारिस भाई, अब तो साफ हो गया ना कि ये बातें जनरल नियाजी ने कही थीं, शर्मिला बोस की लाइनें नहीं है ये। और वो एक हारे हुए जनरल थे जिनकी इज्जत तार तार हो गई थी। वो भला सच क्यों लिखेंगे? वो तो जहां तक होगा अपना बचाव करेंगे, क्योंकि 93,000 सैनिकों के होने के बावजूद भारतीय फौज के आगे सरेंडर करना कितनी बड़ी बुजदिली है, ये जनरल नियाजी से बेहतर और कौन समझ सकता है। तो फारिस भाई, मुझे लगता है कि शायद आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि ये बातें शर्मिला बोस ने नहीं कही हैं, बल्कि जनरल नियाजी ने कही हैं। और जनरल नियाजी ने ये झूठ क्यों बोला, इसको काउंटर करने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सबूत मौजूद है। तो चलिए, क्या है वो सबूत जिसने जनरल नियाजी को भी अपनी किताब में झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। और मेरे इस वीडियो का ये सबसे बड़ा सबूत है, ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान की 93,000 के करीब फौज पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद थी और उन्होंने भारतीय सेना के आगे सरेंडर किया था। तो फारिस भाई, मेरा तुरुप का इक्का है ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक और उनकी किताब विटनेस टू सरेंडर, जिसका जिक्र मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया था। सिद्दीक सलीक पाकिस्तान में पैदा हुए थे, फिर इन्होंने पत्रकारिता की और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में काम करना शुरू कर दिया।
फिर इसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी सेना को ज्वाइन किया एज ए PRO यानी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, और वो साल 1970 में ढाका में पोस्टेड किए गए। 16 दिसंबर को जब सरेंडर हुआ तो सिद्दीक सलीक साहब भी यहीं पर थे और वो भी युद्धबंदी बने। 2 साल तक भारत में प्रिजनर ऑफ वॉर बनकर रहे। फिर जब इन्हें भारत ने छोड़ा, पाकिस्तान वापस पहुंचे, तब उन्होंने ये किताब लिखी। जो पहला पन्ना है ना इसका, उस पर लिखा है टू द मेमोरी ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान यानी संयुक्त पाकिस्तान की याद में। इसमें पूरी डिटेल से उन्होंने बताया है कि पूर्वी पाकिस्तान में हुआ क्या था। इसका भी लिंक मैंने नीचे दिया है, चाहे तो आप किताब को पढ़ सकते हैं। तो इसका 23वां चैप्टर है सरेंडर, जो कि पेज नंबर 205 से शुरू होता है। लेकिन काम की जो बात लिखी है उन्होंने वो है पेज नंबर 213 पर। इसमें उन्होंने जनरल नियाजी और उनके बीच सरेंडर के मुद्दे पर हुए सवाल जवाब को हूबहू लिखा है कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। अंग्रेजी में लिखा है, मैं इसे हिंदी में बताता चलता हूं। देखिए यहां पर जो हाईलाइट किया है इसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सिद्दीक सलीक ने जनरल नियाजी को कहा, ढाका में जो कुछ भी बचा हुआ था उससे आप कुछ और दिनों तक जंग को खींच सकते थे। जनरल नियाजी ने जवाब दिया, किस लिए? इसके नतीजे में और ज्यादा मौत और बर्बादी होती। ढाका के नाले चौक हो जाते, लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी होती, नागरिक सुविधाएं तबाह हो चुकी होती, प्लेग और दूसरी बीमारियां फैल चुकी होती। तब भी नतीजा यही होता जो हुआ है। मैं 90,000 युद्धबंदियों को वेस्ट पाकिस्तान ले जाऊंगा, बजाय इसके कि वहां 90,000 विधवाओं और 5 लाख अनाथों का सामना करूंगा। बलिदान इसके लायक नहीं था, अंत तब भी वही होता। फारिस भाई, जनरल नियाजी की इन बातों पर और 90,000 के आंकड़े पर गौर कीजिएगा। अगर वो 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों की बात नहीं कर रहे होते तो वो 90,000 विधवाओं का जिक्र नहीं करते, क्योंकि 90,000 सैनिक मारे जाते तभी तो वेस्ट पाकिस्तान में उनकी 90,000 विधवाएं होती। अच्छा, इस पूरे वाकये का जिक्र ब्रिटिश पत्रकार और लेखक ओवेन बेनेट जोन्स ने अपनी किताब पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म में भी किया है। पूरा वाकया हूबहू छपा हुआ है, जिसमें जनरल नियाजी सिद्दीक सलीक से कहते हैं कि मैं 90,000 युद्धबंदियों को पश्चिमी पाकिस्तान ले जाऊंगा, बजाय इसके कि 90,000 विधवाओं और 5 लाख अनाथों का सामना करूंगा। देखिए, जनरल नियाजी जानते थे कि सिविलियंस का कत्लेआम भारतीय सेना नहीं करती। अरे जब पकड़े गए 90,000 से ज्यादा सैनिकों का नहीं किया तो सिविलियंस का कत्ल भला क्यों किया जाता? और इस सबूत को काट पाना इसलिए भी नामुमकिन है क्योंकि सिद्दीक सलीक से बेहतर इस जंग को और कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि वो सेना में PRO पर थे। सारी जानकारी उनके पास मौजूद थी, वो कभी गलत आंकड़ा पेश नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जनरल नियाजी के शब्द थे जो उन्होंने अपनी किताब में लिखे। तो जाहिर सी बात है, अपनी डरपोक इमेज को छुपाने के लिए जनरल नियाजी ने अपनी किताब में झूठ लिखा। कितने बुज़दिल थे जनरल नियाजी, इसका भी खुलासा इस किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक ने किया है। अब ये जनरल नियाजी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। जी हां, ये किसने लिखा है? ये ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ढाका डूबते देखा। ये किताब अंग्रेजी में भी मौजूद है, विटनेस टू सरेंडर, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा मेरे पास मौजूद है। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब दिसंबर में हालात खराब हुए, जंग शुरू हो गई, तो 7 दिसंबर 1971 को जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, गवर्नर मालिक साहब, उन्होंने जनरल नियाजी को गवर्नर हाउस में बुलाया और उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए कि मुहाज की क्या खबरें हैं। तो इस किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक साहब लिखते हैं कि वहां पर मेजर जनरल राव फरमान अली भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जब गवर्नर ने पूछा कि नियाजी साहब बताइए मुहाज की क्या खबरें हैं, तो नियाजी साहब रोने लगे। तो फारिस भाई, आपके हर दावे का सबूत मैंने आपको दे दिया है कि पाकिस्तान में 90,000 से ज्यादा सैनिक उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में थे और उन्होंने सरेंडर किया था। अच्छा, अब इसके अलावा मेरे पास एक और सबूत है, लेकिन यह सबूत हिंदुस्तानी है। अब पता नहीं शायद उस पर आप कितना भरोसा करेंगे, लेकिन जिस शख्स ने यह बात कही है ना, उनका आपकी पाकिस्तानी सेना में भी बहुत बड़ा नाम है, उन्हें बहुत बड़ी इज्जत की नजरों से देखा जाता है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। उन्होंने पाकिस्तानी युद्धबंदियों की संख्या कितनी बताई थी, यह मैं आपको सुनवाता हूं उन्हीं की जुबानी। जब मैं ये 93,000 पाकिस्तान सिपाही और उनकी फैमिलीज वगैरह ले आया,
तो फिर मेरी फर्ज थी कि उनको संभालना। तो मैंने उनको कैंप में लगाया। आपको एक किस्सा बताऊं। उनको मैंने जो कैंप में लगाया 5,000 यहां, 4,000 यहां, 6,000 यहां, और मैं जाया करता था मिलने। मैं जब एक कैंप में गया तो वहां सब सूबेदार मेजर और सरदार थे। तो जब मैं गया, मैंने सूबेदार मेजर साहब, पाकिस्तान सूबेदार मेजर साहब के हाथ मिलाया। मैंने कहा साहब मैं देख सकता हूं? आप कहते साहब देखे। और वही सवाल हमेशा जो मेरे जानों से पूछता हूं वही पूछा कि साहब पलंग में खटमल तो नहीं है? कि नहीं साहब। मच्छरदानी है? मच्छर नहीं। हाँ साहब। मैं लंगर में जा सकता हूं? तो लंगर में गया, वो जवान रोटी कूट रहा था जैसे अपने करते, उसमें मैं खाना टेस्ट कर सकता हूं। फिर लेट्रीन में गया, वहां पाकिस्तानी काम करता था, मैंने हाथ मिलाया। उसने इनकार किया। मैं क्यों मेरे साथ हाथ भी नहीं मिलाएगा? तो उसने हाथ मिलाया। जब हम वापस आ गए तो वो सूबेदार मेजर साहब मुझे कहते हैं कि हुजूर आप गुस्ताखी माफ करेंगे? मैं कहा आप सूबेदार मेजर साहब हैं, जो मर्जी है कहें। कहते अब हमें मालूम हो गई साहब कि आपकी फौज क्यों जीती है। आप आए, आपने हमसे पूछा खाना ठीक है, खटमल तो नहीं है, मच्छरदानी है वगैरह। हमारे साहब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। फारिस भाई, जितने भी सबूत मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं उन सब के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जाइए, उनको पढ़िए, उनका फैक्ट चेक करिए। और मुझे लग रहा है कि आप इस पर रिप्लाई वीडियो बनाएंगे तो बनाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हाँ, सबूतों के साथ आइएगा, बिना सबूत के नहीं आएगा। और रही बात रिएक्शन चैनल की फारिस भाई जो आपका है, तो मैं सच बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अमूमन रिएक्शन चैनल नहीं देखता हूं। वक्त की बहुत कमी होती है क्योंकि मेरे वीडियोस भी बनाने होते हैं। खुद का मेरा एक रिएक्शन चैनल है और दूसरा ऑफिस का भी काम है। लेकिन इस वीडियो के चक्कर में मैंने आपके कुछ रिएक्शंस वीडियोस देखे। आप काफ़ी अच्छा रिएक्शन देते हो और अच्छी बातें कहते हो। और मैंने आपका वो 65 की जंग वाला भी रिएक्शन देखा है जिसमें आप 65 की जंग पे आपने कमेंट किया है, उसमें हाशिम भी हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 65 की जंग पर भी मेरा वीडियो है सबूतों के साथ, और 71 की जंग पे भी है, 99 की जंग पर भी है, 84 में जो सियाचिन वाला हुआ था उस पर भी है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, 48 की जंग पर भी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन वीडियोस को देखें और उन पर रिएक्ट ज़रूर करें, तभी आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और मुझे लगता है कि जब आप दर्शकों के साथ अपने विचार शेयर करेंगे तो आपके बारे में भी, आपके विचारों के बारे में भी जानने का बहुत ज़्यादा हमें मौका मिलेगा। तो मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि आप मेरे उन वीडियोस पर रिएक्शन ज़रूर करें और अपने विचार उस पर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और बताइएगा कैसा वीडियो लगा, और इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत सबूतों को जमा करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सही और सटीक जानकारी वाला वीडियो सिर्फ आपको मिलेगा कहाँ? डिफेंस डिटेक्टिव पर। और चलते चलते एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। इसमें लिखा गया है कि जिसूरे सेक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी 9वीं डिवीजन की थी, जिसे मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अंसारी कमांड कर रहे थे। अब देखिए डिवीजन में क्या क्या था। 57 नंबर की ब्रिगेड, 107 नंबर की ब्रिगेड, 314 नंबर की ब्रिगेड, यानी 3 ब्रिगेड हो गई, एक डिवीजन पूरा हुआ। इसके अलावा सीएएफ बारसील की इंटरनल सिक्योरिटी टीम, 3 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन, ईपीसीएएफ यानी ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स की 3 विंग्स भी थी। तो जी दोस्तों, वीडियो भी ख़त्म। ये था पार्ट 2, यानी कि फारिस भाई के बातों के दिए सबूत। इसका पार्ट 1 हम आपको पता है पहले कर चुके हैं। उसके अंदर 8 टोटल सबूत दिए थे फारिस भाई ने। पहले 4 जो है वो पहले वीडियो में, लोसा की पहली वीडियो में, और बाकी के 4 जो है इस वीडियो में उन्होंने उनका जवाब दिया फारिस भाई के सबूतों का। बेसिकली जितने भी सबूत थे फारिस भाई के, बस एक ही वेबसाइट थी और उसका भी कच्चा चट्टा खोल दिया। क्या नाम था? स्पेस विलेज स्पेस तक नाम था।
वीडियो असल में काफ़ी लंबे सबूत इतने ज़्यादा थे कि वो वेबसाइट ही भूल गई नाम, विलेज स्पेस के नाम से कोई वेबसाइट थी। और उसके बारे में भी लोग ने कहा कि ये स्पेसिफिकली इंडिया के खिलाफ ही काम करती है। इंडिया के खिलाफ का मतलब ये है कि ये बनाई इसलिए गई थी और इस वेबसाइट को इतनी अथेंटिक भी नहीं थी। उसी वेबसाइट से सर्च किए बगैर बस एक वेबसाइट मिल गई, उससे फारिस भाई ने सारी अपनी जो बाकी के सबूत थे वो ठोंस दिए। उसको कोई नहीं चेक किया कि ये कितनी वैलिड है ये वेबसाइट, कहीं और मैं ये सच जो है वो तलाश करूं कि ना करूं। उसी पर सैम भाई अपना फारिस भाई ने सारे के सारे वीडियो बनाकर शर्मिंदा किया। शर्मिंदा करना ही है ऐसे कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। फिर उसका जो हर एक बात का सैम मानिक शाह एंड पर ब्रिगेडियर सैम मानिक शाह उसकी बातें मैं पहले करना चाहूँगा। सरेंडर तो होगा वो तो असल मेन वजह क्या थी। जब वो कह रहे थे कि मैं गया अंदर पूछा पाकिस्तानी सोल्जर से, मुझसे उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, फिर भी मैं गया, मैंने देखा खटमल तो नहीं है, मतलब बाथ चेक किए, उनके कंबल चेक किए, उनके रूम एरिया चेक किया, उनके खाने की चीज़ चेक की। तो जब वो कह मैं वापसी जा रहा था तो मुझसे किसी सोल्जर ने कहा कि आज हमें समझ लगी कि इंडिया हमसे वार क्यों जीता है। मैंने कहा कि आप जो हैं यानी कि अपने जो मतहत सोल्जर्स होते हैं उनका ख्याल रखते हैं और जिसकी वजह से उनको आप पर पूरा अतमाद होता है और अपनी जी जान लगा देते हैं वार के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से आप मतलब कि वार जीत जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो वो कह रहा था बड़े मतलब जनरल्स का मेजर ब्रिगेडियर की बात की होगी ना, उनको कहा गया कि ये अपने सोल्जर का ख्याल नहीं रखते। बड़ी बात ये कह कर उस लोग सब ने बताई है, मानिक शाह आई थिंक उसका नाम क्या था ब्रिगेडियर। तो पाकिस्तान के सोल्जर्स और इंडिया के सोल्जर में डिफरेंस क्या लगता है आपको? क्या वाकई में लेकिन भाई हम तो काफ़ी वीडियो पहले भी देखी है, मैंने देखी है, जिसमें बताया ये जाता है कि कुछ जो है ना इंडियन फौजी वो खुद वीडियो बना के बताते हैं कि भाई हमें खाने पीने को नहीं मिलता। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बरक्स जो पाकिस्तानी कह रहे कि सोल्जर की एक आध वीडियो मैंने देखी थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि वो मुर्गी के साथ, चिकन के साथ, गोश्त के साथ वो रोटी खा रहे होते हैं। असलम भाई थोड़ा सा जेल लड़ाओ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मैं वो ये नहीं कि मैं अभी मतलब तुम किसी को किसी की अर्सा पहले ये मैंने वीडियो देखी, किसी पाकिस्तान ने बनाई होगी ना कंपैरिजन में। हाँ, कंपैरिजन भी हो सकता है, अलग-अलग भी मैंने देखी है, लेकिन उसका कह लें कि रिजल्ट ये मैंने निकाला उस वक्त कि यार जो इंडिया की आर्मी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से वो अपनी कह लें कि पूरी खुराक नहीं दे सकती। लेकिन आज जब ये हकीकतें खुल के सामने आ रही है तो ये तो बिल्कुल लगता है। आप देखें इंडिया दुनिया की 5वीं इकॉनमी है, ठीक है ना, जो उनके पास पैसा बेबहा है, 600 से ज़्यादा बिलियन रिजर्व उनके पास। लेकिन जब उस वक्त इंडिया से भाई टच नहीं था ना तो पता नहीं था मेरी बात। लेकिन आज जब पता चला है कि भाई ये तो जो उल्टा काम हो रहा है, रहमतुल्लाह, तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है उनको चिकन के साथ पकौड़े, चिकन पकौड़ा, चिकन मटन कढ़ाई इस तरह मिलती होगी और इंडियन आर्मी के सोल्जर जो है वो भूखे सोते हैं? ये गलत बात ये हो ही नहीं सकता। इंडिया पाकिस्तान आर्मी को छोड़कर ओवरऑल पूरी दुनिया में जिस कंट्री की आर्मी है उसको खुराक का उसका स्पेशल ख्याल रखा जाता है और आम इंसान से जो सोल्जर की खुराक होती है वो कहीं गुना ज्यादा नहीं। फिर वो साइम मानिक के शाह जब वो बता रहे थे कि इंडियन पाकिस्तान सोल्जर ने मुझे ये बताया कि हमारा ख्याल नहीं रखा जाता था इसलिए हमारे, तो फिर क्या वो फिर साइम मानिक शाह झूठ बोल रहे हैं? आपको पता है कि अंकल 18 साल आर्मी में रह कर आए हैं। अच्छा। तो काफी उनसे बातचीत होती रहती है, डिस्कस होती रहती है। वैसे तुम्हें तो ज्यादा शेम होनी चाहिए। अच्छा बात तो सुने, शेम यार तुम अपने माथे पे लिखा लो शेम है, चलते फिर बाजार में फिर बताना मिर्ची क्यों लगी है? मैंने ये शेम किस लिए लिखा है, जो बात करनी है शेम, मेरी बात तो पहले सुन लो। मिर्ची क्यों की तुमने बात की है, वो उन्होंने एक मर्तबा भी नहीं कभी कहा कि हमें लेट हो जरूर जाती थी कभी खुराक की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम खाए बगैर कभी सो जाएं या खाए बगैर दिन गुजार लें। तो खुराक का जो इंडिया का यार इतनी बड़ी वो कंट्री है, इतनी बड़ी उनकी आर्मी है, तो लेट हो सकती है, मैं ये नहीं मान सकता कि वहां तक खुराक नहीं पहुंच सकती। अच्छा, फिर सदीक सालक की बुक विटनेस टू सरेंडर, मुझे नाम याद है,
उसका भी हवाला दिया। उसके बाद विलियम वो फेडरल यूएस फेडरल के हाँ यूएस की उसकी पोस्ट भी दिखाई 2595 पेज नंबर पर। पहले बात करेंगे जो सदीक सालिक की ब्रिगेडियर हैं, वो जो उनकी बुक है विटनेस टू सरेंडर, वो उसमें मतलब कहा गया है कि 50,000 रज़ाकार, वो लोग तलफ़्फ़ुज़ का नहीं पता चल रहा था सही, असल तलफ़्फ़ुज़ रज़ाकार मतलब जो अपनी मर्ज़ी से अपनी रज़ामंदी से फ़ौज ज्वाइन करते हैं, वॉर के लिए लड़ते हैं बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी तनख्वाह के, उसे कहते हैं रज़ाकार। हाँ, अगर आर्मी उनको दे दे तनख्वाह तो वो अलग बात है, लेकिन उनके अंदर वो मतलब जितनी टोटल फिर बताए 75,000 पाकिस्तान आर्मी सोल्जर और 50,000 वो जिनके टोटल हो गया 125, यानी कि 1,25,000। बाद का तो मैंने ये भी पढ़ा कि 1.5 लाख थी टोटल, 1.5 लाख थे। एक वेबसाइट टाइम्स चाइना की वेबसाइट थी, मुझे लगता है वो ग्लोबल टाइम की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था या किसकी मैं पढ़ रहा था, उधर 1.5 लाख भी लिखे गए कि टोटल रज़ाकार और सोल्जर मिलाकर जो ना वो 1.5 लाख थे। उनमें से जो 93,000 ने सरेंडर किया। लेकिन इतने इधर एक बात और ज़रूर है, ये सारे सोल्जर नहीं थे, ये बात मैं मानता हूँ, इसमें कमी बेशी हो सकती है। रज़ाकार भी होंगे, सिविलियन भी हो, प्रिजन हो गए, प्रिजन ऑफ वॉर भी होंगे, यानी कि जो रज़ाकार लड़ते हैं सोल्जर सिविलियन ही होते हैं। जो बात सच है ना वो भाई मानिए, ये सारे सोल्जर नहीं होंगे। मैं भी इस चीज़ से इत्तेफाक कर रहा हूँ, सोल्जर का मतलब जो बकायदा आर्मी से बकायदा ट्रेनिंग मिलती है, सैलरी सारे वो 93,000 नहीं होंगे, लेकिन जो रज़ाकार है वो भी आई थिंक 93,000 फिर भी नहीं थे। मैं लोग सर की काफी ध्यान से मैं वीडियो देख रहा हूँ, बहुत जो है ना उन्होंने प्रूफ दिए, पता नहीं कहाँ से उठाकर सामने फेंक दिए। अच्छा मैंने उसका वो देखा कि जब सबूत देखा दिए कि मुंह पे मारे हैं, जब उन्होंने कहा कि आर्मी में जीरो से शुरू किया कि आर्मी का मतलब कि एक बैच बनाने का तरीका क्या कि फलां बैच में ना इतने सोल्जर होते हैं, फलां में इतने डिवीजन और ब्रिगेड की बात। अच्छा 15,000 होते हैं एक मेरे ख्याल से जो है ना डिवीजन में, तो वो 5 थे मेरे ख्याल में, और 75,000। मैं उसमें के शौक हो गया कि देखें कि इसको सारा जो नीचे से प्रूफ देने का मकसद है कि किसी तरीके से सोल्जर्स को जो है ना काउंट करना, मुकम्मल 93,000 किसी तरीके से पूरा करना। अच्छा 75,000 ये उन्होंने कर दिए, 75,000। बाकी जो बचते थे वो सिविलियंस को उन्होंने डालकर जो है ना पूरा कर दिया। तो हमें भी पता था कि सिविलियंस उनमें शामिल थे, और हमारे आर्मी चीफ जो माने हैं वो माने हैं कि 30,000 34,000 माने, चले 35 कर लें यार, थोड़ी है यार, ये भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जो है ना। लेकिन जो असल मैंने कभी अभी इनकार किया है कि मैं इस बात को नहीं मानता कि उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन इस बात से जो है मैं डिसएग्री हूँ कि जो तादाद बताई जाती है 93,000 की सोल्जर की, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद जो है ना सरेंडर नहीं कर सकती, और ना ही इस तरह हो सकता है कभी। 93 लाख थोड़े निकाल सकते हैं तो ज्यादा 93,000 क्यों निकाल सकते हैं? ये थोड़ा सा फार्मूला अभी भी समझा दो। आप कह रहे हैं कि 93,000 नहीं हो सकते, 93 अगर थोड़े 30-35 हो सकते हैं तो 93,000 क्यों निकाल? उन्होंने हवाला दिया यूएस फेडरल की बुक, वो की क्या नाम लिया था, विलियम शर्टलफ इस तरह का नाम ले रहे थे। उसके अंदर उन्होंने कहा कि पेज नंबर भी बताया कि 2595 पेज पर यह भी लिखा है कि 97,000 97 का दोस्त है, और साथ में यह भी लिखा था कि ये वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है। ये है मेरा भाई एक है इंडियन मेरा दोस्त है जमूरा, वो उसका नाम है पवन कुमार शायद उसका, तो वो उनसे मेरी डिस्कस अक्सर होती रहती है। तो वो आज मुझे वॉइस मैसेज करके ना वो मुझे आज ना कह रहे थे इसके बारे में, मुझे गाइड कर रहे थे, पता उनको पता है कि नहीं, लेकिन अपनी तरफ से ना एक टीचर बन के मुझे गाइड कर रहे थे कि जो ये सरेंडर हुआ था ना ये एक जगह पर नहीं हुआ था, 4 जगह पर, ये 3-4 जगहों पर हुआ था। वो लोग सारे मुझे बताया मैंने, क्योंकि जब डिवीजन होती ब्रिगेड होती, तुम सोए हुए थे, ब्रिगेड क्या थी? मेरी बात तो सुन लेने दो, जो है मुझे बता तो लेने दो। अच्छा। मैं भाई की बात कर रहा हूँ, ये तो मुझे पता, आलोक सर ने बताया था, वो इसलिए उनसे देखकर वो उसने मुझे बताया था। मैंने क्योंकि एतराज उठाया था ना कि जो तस्वीर दिखाई गई उसमें 93,000 टोटल, 93,000 तो बहुत ज्यादा तादाद बनती है। चले
आप ठीक है 3-4 जगहों पर सरेंडर उन्होंने किया तो आपके पास प्रूफ है, मतलब कि जिस तरह ये वीडियो बनाई है, जिस तरह ये एक पिक्चर थी, इसी तरह दूसरी भी तो होंगी, तो वो दिखा दें, फिर मैं भी बिल्कुल मान जाऊंगा। मैं मेरा बस ये तदाद कि मैं डिसएग्री तो मैं एग्री कर जाऊंगा, बस बात मेरी इतनी होता है, इतना मेरा। ये जो वीडियो आई ना, ये एक जगह की थी, ठीक है ना, पहली बात ये आपको भी पता है, जारी बार डिविजन होती हैं अपना आर्मी के अंदर, मुख्य ब्रिगेड, मुख्य डिवीजन, मुख्य जगह लड़ती हैं इकट्ठी साथ। थोड़े मुख्य जगह का मतलब ये है कि मुख्य एरिया छोड़ कर, और हर एक की अपनी अपनी कमान होती है कि आपका ये काम है, आपका ये काम, वो लोग सारी चीज़ें समझा दी, उसमें अब मेरा ख्याल में डाउट वाली कोई बात रही नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है, अब पाकिस्तान को मेरा मशवरा ये है कि कहीं भूल के भी ये भूल मत करना कि कहीं इंडिया पर फिर दोबारा हमला ना करना, क्योंकि पहले उस वक्त थी कांग्रेस, अब है बीजेपी, अब पहले वाला इंडिया नहीं है, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, लेकिन जिस छोड़ेगा होगी ना उस दिन, बस मैं एंड पर यही कहूँगा कि ये अब पहले वाला वो कांग्रेस थी जिसने मतलब कि ये सारी चीजें, दिमाग नहीं था, मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे पता है वो किस तरह के थे। लेकिन खैर शानदार थी वीडियो, मिलते नई वीडियो में नाटक था, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।